हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है सोई हुई राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की चमकीली किरण वहाँ पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। मेंढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेंढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वे बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजामान रखा। रोजामान के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। रात बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजामान को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामान को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। ये सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में 12वीं परी की बारी आई तो उसके आशीर्वाद देने से पहले ही 13वीं परी वहाँ आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजामान को श्राप दे दिया कि 16वें जन्मदिन पर रोजामान की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहाँ से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज़्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अविशेष था। उसने राजा से कहा, यह सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामान को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वे सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजामान का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं, लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजामान अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजामान के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजामान सोती रहेगी। रोजामान की नींद तभी खुलेगी जब तक एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहाँ से चली गईं। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोजामान के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोजामान उस दुष्ट परी के शाप के प्रभाव से बच सके। धीरे धीरे समय बीतने लगा और रोजामान बड़ी होने लगी। वे सुंदर, दयालु और बुद्धिमान थी, ठीक वैसे ही जैसे परियों ने आशीर्वाद दिया था। राज्य के सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वर्ष बीतते बीतते आखिरकार रोजामान का 16वां जन्मदिन आ गया। उस दिन पूरे राजमहल को सजाया गया और एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। शाम तक कोई अनहोनी नहीं हुई। बस रानी के पिता का पत्र आया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। राजा रानी अपनी विश्वास पात्र दासी
डायना को रोजामान का ध्यान रखने की हिदायत देकर रानी के पिता को देखने उनके राज्य चले गए। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देख रोजामान राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वे मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजामान उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वे एक तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजामान भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजामान सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वे मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजामान ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वे बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोजामान को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजामान ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वे वहीं पड़ी और गहरी नींद में सो गई। इधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे तो उन्होंने डायना से रोजामान के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई। राजा ने सभी सैनिकों को रोजामान को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजामान को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजामान कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने रोजामान को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का शाप पूरा हो गया। रानी दुख के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजामान को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजामान को राजमहल में ले जाया गया। वहाँ उसे तैयार करके खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वे सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहाँ थे वहीं सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राजा के चारों ओर घनी कंटीली जंगली झाड़ियाँ उग गईं और वे राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कंटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजामान की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थीं। कई राजकुमार रोजामान को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कंटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कंटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती राजकुमारी की कहानी सुनी तो वे मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वे रोजामान को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब रोजामान इवान के पिता को ये पता चला तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन इवान नहीं मन और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजामान को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वे बहादुर था। उसके तलवार से सारी झाड़ियाँ
काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वे राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा जो जहां है वहीं सोया हुआ पड़ा है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबारों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर दरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया और वे महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजामान सोई हुई थी। जब रोजामान इवान ने रोजामान को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजामान के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था वे और गहरा हो गया। उसने रोजामान के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का शाप टूट गया और रोजामान गहरी नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वे समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजामान के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राज दरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजामान और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजामान और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजामान महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोंपड़ी पर जा गिरा। उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोंपड़ी के साथ वे दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वे रानी और रोजामान के पास पहुंची। वहां वे सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेंढक में बदल गया। रानी ने जब मेंढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेंढक था जिसने रोजामान के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेंढक ने रोजामान को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोजामान और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।